नमस्कार, देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस किए जाने के फैसले के मद्देनजर आज पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाएगी। साथ ही जगह जगह सभाओं का आयोजन भी करेगी। दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के निर्णय की घोषणा की थी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि संसद के आगामी सत्र में इसके लिए समुचित विधायी उपाय किए जाएंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्य इकाइयों से कहा है कि वे 20 नवंबर को राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर किसान विजय दिवस मनाते हुए रैलियों और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के सम्मान में कैंडल मार्च का आयोजन करें। राज्य इकाइयों को भेजे गए पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि किसानों के आंदोलन और बलिदान तथा कांग्रेस व राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष की लड़ाई के बाद ये तीनों कानून निरस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुराई पर सामूहिक विजय हमारे देश के अन्नदाताओं को समर्पित है। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? वहीं कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब 32 किसान संगठनों की आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में किसान आगे की रणनीति तैयार करेंगे। वहीं इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। साथ ही पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 1 साल से ज्यादा समय से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म करने और अपने खेत और परिवार के बीच लौट जाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा था कि अगले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं कुछ किसान संगठनों ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया है। और आपको बता दें, लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन खत्म नहीं करने का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं लिया जाएगा। संसद सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद ही किसान आंदोलन को खत्म किया जाएगा। तो यानी जब तक संसद में ये पूरा जो 3 कृषि कानून थे, इनको लेकर के संसद में जब जाकर के पूरी लिखित कार्रवाई जब तक नहीं होगी, तब तक आंदोलन रद्द नहीं किया जाएगा। ये कल ही साफ कर दिया था राकेश टिकैत ने। और लगातार यही कहा जा रहा है कि आंदोलन पर हम बने रहेंगे, लेकिन मौखिक रूप से ही नहीं, सिर्फ साथ ही साथ जब तक संसद में संवैधानिक तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम आंदोलन बंद नहीं करेंगे। और राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं लिया जाएगा। संसद सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद ही किसान आंदोलन खत्म करेंगे। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह देश को संबोधित किया और उसमें तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही, जिसके बाद से तमाम किसानों के बीच खुशी की लहर देखने को मिली। लेकिन कई और बातें भी निकल करके सामने आई। अब तमाम संगठनों को लेकर के बातचीत हो रही है कि वो खुद एक बैठक करेंगे, तमाम चर्चाएं वहां पर करेंगे, किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी है, ये सब चीजें तय की जाएंगी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कृषि कानूनों को वापस लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव में हार की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री को सच्चाई समझ आने लगी है, लेकिन उनकी नीयत और बदलते रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष, नरेंद्र मोदी जी आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला। आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे तक कह डाला। आपने खुद आंदोलन जीवी बोला। इसके बाद एक और ट्वीट करके प्रियंका ने कहा किसानों पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। अब चुनाव में हार देखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि ये देश किसानों ने बनाया है, ये देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। आज माफी मांगते जब 600-700 किसान शहीद हो चुके।
और वहीं अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि आज बाजार में पैसा ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। 3 कृषि कानून वापस ले, लेकिन मंत्रिमंडल से मंत्री को कब हटाएंगे, जिसने किसानों को कुचल दिया। केवल वोट के लिए ऐसा किया गया है। 2000 का नोट जब से आया है, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। जनता और ज्यादा जागरूक है, जनता को सब मालूम है। विजय रथ यात्रा में जो भीड़ उमड़ी, उससे दिल्ली में बैठे लोग भी हिल गए हैं। तो ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी संबोधन में कही। कल उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और तमाम बातें ये प्रेस वार्ता में रखी गई। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिवाली के बाद से अब तक दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले लोग वायु प्रदूषण से लगातार जूझ रहे हैं। आज भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में है। सफर इंडिया के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता 355 के पास है। हर साल सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। इस दौरान पूरे दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन और जहरीली हवा उनकी सांसों पर भारी पड़ने लगती है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ मुहिम के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक बाइक चालक को फूल देते हुए उससे गुजारिश की कि जब रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी हो तो इंजन ऑफ कर दिया जाए। इस दौरान गोपाल राय ने यह भी कहा कि कई सर्वे देखे गए हैं। इन सर्वों में यह पाया गया है कि राजधानी दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसमें सिर्फ 30% हिस्सा दिल्ली का है। उन्होंने कहा कि बाकी का 70% प्रदूषण एनसीआर व अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करता है।
वहीं राजस्थान में अचानक से सियासी सरगर्मी तेज हो गई। अशोक गहलोत कैबिनेट का आज शाम 5 बजे बैठक है उनकी, और माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल पुनर्गठन की तिथि घोषित हो सकती है। इसमें सचिन पायलट खेमे से लगभग 7 लोगों को जगह मिलने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी जयपुर पहुंच गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार का मुख्य आधार एक व्यक्ति पद के रूप में तय हो गया। वहीं हरीश चौधरी और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी उनकी भी छुट्टी हो सकती है। ऐसे में वो आगे सिर्फ संगठन की अपनी भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि तीनों मंत्री मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की कवायद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपने मंत्री पद छोड़ने और पार्टी संगठन के लिए काम करने की इच्छा पेश कर चुके हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए नाम और इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की लिस्ट पहले ही भेजी जा चुकी है, लेकिन सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि सचिन पायलट का नए मंत्रिमंडल में कितना कद बढ़ाया जाएगा। और वहीं लखनऊ में आज से 2 दिवसीय 56वें सम्मेलन पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में नक्सलवाद से निपटने की चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों के 56वें सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के बाहर हो रहे इन सम्मेलनों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नियमित रूप से शामिल होते रहे हैं। राज्यों, केंद्रीय शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्र पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ के कार्यक्रम स्थल पर शारीरिक रूप से भाग लेंगे, जबकि शेष आमंत्रित व्यक्ति IBSIB मुख्यालय में 37 विभिन्न स्थानों से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लेंगे। रविवार तक चलने वाले सम्मेलन के दौरान साइबर क्राइम, डेटा गवर्नेंस, आतंकरोधी अभियान और नक्सलवाद से निपटने की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर विष्णु मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु मोहन, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में और 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ अब आगे का कभी कार्यक्रम शुरू होगा और आगे की क्या ये पूरा प्रक्रिया चलेगी? विष्णु जी सर, तो ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आज सवेरे 9:15 बजे से पहुंच चुके हैं जी, और कार्यक्रम जारी है। कल गृह मंत्री महोदय ने यहाँ पर अपना कार्यक्रम के लिए शामिल हुए थे और पूरे सभी प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक यहाँ शामिल हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर खास तरीके से फोकस किया जा रहा है और जब जो आने वाले चुनाव है उसके मद्देनजर भी यहाँ पे एक संदेश जाएगा कि किस तरीके से चीजों को संभालना है। साइबर क्राइम से लेके इंटर स्टेट कनेक्टिविटी पुलिस की जो होगी उसके ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा है कि ये इसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दोनों कोई आसपास के पड़ोसी प्रदेशों में अगर कोई बात होती है तो एक दूसरे को समन्वय स्थापित करके चीजों को संभाला जा सके। जी सर, बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विष्णु मोहन हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। तमाम चर्चा की क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ में मौजूद रहेंगे, 2 दिन तक वो आगे रहेंगे लखनऊ में और पूरे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसी को लेकर के आज आपको बता दें कि एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है लखनऊ में पुलिस अधीक्षकों के साथ।
और रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में आजकल धर्म के मुद्दे पर आए दिन चर्चा होती रहती है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के घोष शिविर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में किसी का धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि जीना सिखाना है। हमारा पंथ किसी की पूजा पद्धति बदले बिना अच्छा इंसान बनाता है। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा पंथ किसी की भी पूजा पद्धति को बदलने की बिना अच्छा इंसान बनाता है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए समन्वय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और साथ ही सभी लोगों को सुर में सुर मिलाकर, एकता से कदम मिलाकर सौहार्द और के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत में पिछले काफी समय से कोरोना वायरस के मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं त्योहारों का समय भी निकल गया, लेकिन संक्रमण काबू में है। इस बीच भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। शनिवार को ताजा अपडेट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 10,302 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर के अब 3,44,99,925 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 267 लोगों की कोविड से मौत भी हो गई है। अब तक देश में कोविड से कुल 4,65,349 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1,24,868 दर्ज की गई है, जो पिछले 531 दिनों में सबसे कम है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 1% से भी कम है। फिलहाल ये 0.36% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। और वहीं आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के 3 जिलों और एक दक्षिणी तटीय जिले में 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने से भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिला है। इस भीषण तबाही में अब तक कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो वहीं कडप्पा जिले में अब भी 12 लोग लापता हैं और वायुसेना, एसडीआरएफ और अग्निशमन सेवाओं के कर्मियों ने आकस्मिक बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की और स्थिति के बारे में जानकारी, साथ ही राज्य को सभी सहायता पहुंचाने का वादा भी किया गया। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सीएम खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। उफनती नदियों और नहरों से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। साथ ही कुछ स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं और जनजीवन पटरी से उतर गया है। और वहीं इजराइल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि खुफिया एजेंसी मोसाद के दम पर दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले इजराइल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंटिज के घर पर काम करने वाले एक शख्स पर ब्लैक शैडो हैकर्स ग्रुप के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है, जो कथित तौर पर ईरान से जुड़ा ग्रुप है। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने बताया कि सेंट्रल शहर लोद के 37 साल के निवासी ओमरी गोरोचवस्की को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है। गोरोचवस्की के लिए जारी हुए गिरफ्तारी वारंट में कहा गया है कि वो पहले भी कई अपराध कर चुका है और वो 5 मामलों में दोषी साबित हो चुका है।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।